जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी एक प्रयास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा समय पर हर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स आप लोग को वीडियो के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है और वो डिटेल्ड एनालिसिस था। और मैं अब जो ये पूरा अपडेटेड वीडियो मैं पूरा जून तक करवा चुका हूँ। अब जो ये मैं वीडियो ला रहा हूँ ये क्विक रिवीजन है जो प्रतियोगिता दर्पण में ही लास्ट में स्मरणीय तथ्य के रूप में दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये ज़रूरी है कि आपका क्विक रिवीजन हो। बिल्कुल 2 पेज का ये है तो मैं तुरंत आपको करवा दूंगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको तुरंत देखकर इसे रिवीजन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं न्यूज़ देखना। जनवरी का करेंट है। तो भारत में 76वें गणतंत्र दिवस जो मनाया गया है उसके मुख्य अतिथि कौन है? इस बार आए थे कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें निमंत्रण दिया था। ये महामहिम प्रबोवो सुबियांतो जो हैं 25 से 26 जनवरी 2025 को भारत के राजकीय दौरे पर रहे। राष्ट्रपति प्रबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। और 2024 में कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। 15 जनवरी 2025 को 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान किसने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। 15 जनवरी को आपको पता है कि भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है हर साल। तो 77वें जो सेना दिवस है उसका विषय थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्थ भारत सक्षम सेना। थीम क्या है? फिर से रिपीट कीजिए आप हमारे साथ। समर्थ भारत सक्षम सेना, जो राष्ट्रीय शक्ति और रक्षा क्षमताओं के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और यह पहली बार है कि जब सभी महिला अग्निवीर टुकड़ियों ने सेना दिवस परेड में भाग लिया। और पुणे ने पहली बार सेना दिवस परेड की मेजबानी की। पुणे में मेजबानी किया गया है, पुणे द्वारा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। थोड़ा समय कम है तो हम लोग थोड़ा तेज करेंगे इसको। रिवीजन का ये है पार्ट, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कुछ चीज़ों को दोहराएंगे भी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत में 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है और मेनली इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्यमशील उपकरणों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना, साथ ही आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना। हाल ही में कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर FTI TTP का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। FTI TTP होता क्या है? इसमें जो यात्रियों के लिए ना तेज, सुचारू और अधिक सुरक्षित आव्रजन मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को सुविधा मिल सके, मतलब आराम से यात्रियों के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है FTI TTP। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को किस वेतन आयोग की गठन की घोषणा की है? तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। आमतौर पर प्रति 10 वर्ष में केंद्र सरकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग को लागू करती है। वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करना सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है। तो ये अभी जो वेतन आयोग का जो ये लागू किया गया है, गठन किया गया है 8वें वेतन के लिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सरकार पर बाध्यता है कि जो कमेटी बना कर देगी वो स्वीकार करें। ठीक है, तो 1947 तक अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिसमें आखिरी 2014 में गठित हुआ था। और 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर हैं अभी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो 2026 में। तो इनका नाम याद रखिएगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्या शुभारंभ किया? तो मिशन मौसम। तो मिशन मौसम किसके अवसर पर? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अवसर पर। हर साल 14 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान
दिवस मनाया जाता है और इस बार 150वां स्थापना दिवस था इनका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। तो कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उसका जवाब देने की भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए बजट के साथ मिशन मौसम की मंजूरी दी है। इसके तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सल ने देश का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया। इसका नाम क्या रखा है? फायरफ्लाई। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया गया है पिक्सल द्वारा। स्टार्टअप जो है पिक्सल, तो फायरफ्लाई नाम है। फायरफ्लाई पिक्सल का प्रमुख हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट समूह है, जिसमें अब तक के 6 सबसे उच्च हाई रेजोल्यूशन वाले वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट शामिल हैं। और इसने अपने 6 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट में से 3 को कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च किया है। भारत ने अपने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दे दी है, जो स्थित होगा कहाँ होगा तीसरा लॉन्च पैड? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। तो 16 जनवरी को श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसमें तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी गई है। और यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर एक धुरी के आकार की द्वीप है। ये जो है ये एक देश का एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह है, श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है SDSC, जहां से अंतरिक्ष यान और उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए जेड मोड़ सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया? सोनमर्ग सुरंग। यह सुरंग जो है, यह जो सुरंग है जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित है और यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। ये किसे किसे जोड़ता है? तो जेड मोड़ सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है, जो श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे हर वर्ष मौसम में संपर्क प्रदान करता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? तो विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? तो विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 उड़ीसा सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। इसे विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान थीम के तहत मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की स्थापना 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। और ये इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र जो है 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसने 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली और जल विकास चक्र में ग्लेशियरों, बर्फ और हिम की महत्वपूर्ण भूमिका और पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में आसन्न परिवर्तनों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में किसके द्वारा तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति जो हैं थर्मन शनमुगारत्नम द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है सर्वोच्च सम्मान। तो क्या नाम है उनका? तरुण दास। और तरुण दास जो हैं ये भारतीय उद्योग संघ जो है CII के पूर्व महानिदेशक हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और इससे पहले रतन टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा जी को यह पुरस्कार दिया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नई नौकरियां पैदा होंगी? 170 मिलियन।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक लगभग 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी, जबकि इसी रिपोर्ट में 92 मिलियन नई नौकरियां समाप्त होने का भी अनुमान लगाया गया है। 92 मिलियन समाप्त भी होगा। 2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार जल संबंधी आपदाओं के कारण 2024 में कितनी मौतों का अनुमान है? 8700। जो जल संबंधी आपदा आता है, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, तो अनुमान लगाया गया है किसके द्वारा? ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि 8700 मौत होने का अनुमान है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना। हाल ही में अत्यधिक चर्चित हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC किस अंग में उत्पन्न होने वाला कैंसर है? यकृत, लीवर में उत्पन्न होता है यह कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि घातक कोशिका यकृत की मुख्य कोशिका, जिसे हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, में विकसित होती है। ये जो भारत में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की घटना दर पुरुषों के लिए प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 0.7 से 7.5 है और महिलाओं के लिए 0.2 से 2.2 है। हाल ही में जनरल जोसेफ ओन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लेबनान। जनरल जोसेफ ओन, याद रखिएगा क्योंकि 70 में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था लेबनान से राष्ट्रपति से रिलेटेड। 60 वर्षीय करियर सैनिक जनरल जोसेफ ओन को लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है, जो 2 वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े इस पद पर चुने गए हैं। लेबनान के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाले 5वें सेना कमांडर हैं। ये पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ओन का स्थान लेंगे। 82वीं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो द ब्रूटलिस्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है उसे सेबेस्टियन स्टैन है, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता एंड्रियन ब्राडी, और महिला अभिनेता कौन है? तो फर्नांडा टोरेस, और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा शोगुन है। हाल ही में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए किस सागर के नीचे दूरबीनें तैनात की गई है? तो भूमध्य सागर के नीचे दूरबीन तैनात की है। किसका पता लगाने के लिए? न्यूट्रिनो। वैज्ञानिकों ने उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो, जिसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, उसका पता लगाने के लिए भूमध्य सागर के नीचे दूरबीन तैनात की है। ये 2 दूरबीनें क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का हिस्सा है। बस इसमें इतना ही जानकारी, ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि दूरबीन कहाँ लगाया है? तो भूमध्य सागर में, न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए। हाल ही में अमेरिका के किस राष्ट्रपति का निधन हुआ? जिमी कार्टर का निधन हो गया है। जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, जो जॉर्जिया के प्लेन्स स्थित उनके घर में निधन हो गया। वह 100 वर्ष के थे। कार्टर, जो 1970 से 1981 तक राष्ट्रपति रहे, अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति से अधिक समय तक जीवित रहे। उन्हें शांति वार्ता करने, मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाने और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने के लिए वर्ष 2002 में जिमी कार्टर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उनके कार्यकाल में ही मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था। इस शांति समझौता को कैंप डेविड अकार्ड, ये याद रखिए, कैंप डेविड अकार्ड के नाम से जाना जाता है। तो जनवरी का करंट यहाँ पर समाप्त होता है। क्विक रिवीजन आप लोग अच्छे से कीजिए, और फिर हम तुरंत अगले दिन लाते हैं आपका फरवरी का करंट। 6 दिन में 6 महीने का करंट, बिल्कुल 12-15 मिनट के अंदर समाप्त। ये क्विक रिवीजन है और इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मिलते हैं फिर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। एग्जाम में समय बहुत कम है। जय हिंद, जय भारत।